कि नौजवानों नारा अरे लगा दो जिंदाबाद का, कारवां चला है जग में समाजवाद का, कारवां चला है जग में समाजवाद का। हमारे नाना जी पत्तू गुरु जी के शिष्य थे। कक्षा 7 में आते आते पूरी तरह से मैं गीत संगीत की ओर अपना रुख कर दिया। तो ये जब बिरहा आप गाने लगे तो आपके घर के लोगों को का सपोर्ट मिला कि पीटा उठा उन्होंने? शुरुआत में काफ़ी डांट सुननी पड़ी। किस अखाड़े से गाते रहे? हमारा अखाड़ा पत्तू है। उस्ताद हमारे एक तरह से हमारे नाना जी। जनता में अब उस तरह का लगाव नहीं रहा बिरहा को लेकर? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम कलाकारों ने भी कुछ बिरहा का रूप बदल दिया। क्या गायक एक दूसरे की आलोचना मुंह पर करने का साहस रखते हैं? नहीं, आजकल तो निंदा करने के जगह पे जो है चापलूसी में लोग लगे हैं। कोशिश हमारी रहती है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो पाखंडवाद है, अपने बिरहा के माध्यम से हम लोग जनता को कुछ संदेश दें। पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण और महान लोक विधा बिरहा का परचम बनारस से जो फहरा तो वह धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल गया। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ और आपके गाजीपुर, चंदौली और बहराइच तक, गोंडा, बहराइच और तमाम सारी जगहों पर कहाँ बिरहा नहीं है। और वहाँ एक से एक गायक भी निकले जिन्होंने अपने समय में अपना नाम किया, लोग उनको जानते हैं। अब बिरहा की लगभग 8वीं-9वीं पीढ़ी जवान हो चुकी है और 10वीं पीढ़ी आंख खोलकर सामने आने के लिए तैयार है। तो जो जवान हो चुकी पीढ़ी है उसके कुछ गायक जो अपनी पहचान लगभग पुख्ता कर चुके हैं और उसको उन्होंने एक मुकाम दे दिया है, ऐसे युवाओं की भी एक बड़ी कतार है। संकट यह है कि बिरहे के साथ बहुत सारी विधाएं जो घुल मिल गई हैं और उनकी जो तकनीक है उस तकनीक को लोगों ने अपना लिया है और उसमें बिरहा को उन्होंने पीछे कर दिया। दूसरी तकनीकी चीज़ों को, दूसरी विधाओं को उन्होंने प्रमुख मान लिया। जैसे ओढ़नी ओढ़ के बिरहिया नाचने लगते हैं कभी कभी, और कभी कभी वो केवल बातें ही कहते हैं और कई बार तो गाली गलौज भी कर देते हैं। मैंने देखा कि महिलाएं जब से बिरहा में आईं, बिरहा गाने लगीं, तो एक जो बड़ी घटना हुई वो ये कि श्रोता महिलाओं की संख्या धीरे धीरे गायब हो गई। ये दुर्भाग्य की बात हो सकती है, विडंबना हो सकती है कि एक तरफ महिलाएं आई मंच पर और सुनने के लिए महिलाएं गायब हो गई। अब तो ये होने लगा है कि 5 बिरहिया किसी जगह गा रहे हों तब भी 50 आदमी बड़ी मुश्किल से जुटते हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ कि सामाजिक मुद्दों का सामना करने में बिरहा लगातार असमर्थ होता गया और बिरहे का दायरा हमेशा बढ़ा इसीलिए कि वह सामाजिक मुद्दों को लेकर चला। आप देखिए कि जब गुरु बिहारी और उनके शिष्यों स्वतंत्र बिरहों से आगे जब कारवां बढ़ा, जब तीसरी और चौथी पीढ़ियों के लोग आए तो आख्यान का और इतिहास का उसमें समावेश हुआ और पुराणों की, महाभारत की और तमाम सारी ऐसी घटनाएं जो उनके उप पुराणों में भी वर्णित हैं और तमाम सारी चीज़ें उनको लोगों ने पकड़ा, उसकी कथाओं को कथानक बनाया और धीरे धीरे वो कारवां आगे बढ़ा। और बिरहा थोड़ा और मैच्योर हुआ जब उसमें और बड़ी बड़ी आवाज़ें आईं और गाने का जो सौंदर्य है वो थोड़ा खिला, तो सामाजिकता पर भी आया। उसने बहुत सारे ऐसे मूल्य व्यवस्थाओं का विरोध किया जो अमानवीय थीं और बहुत सारे ऐसे मूल्यों का समावेश बिरहा में करना शुरू किया जो मनुष्य के लिए ज़रूरी थी। और घटनाओं पर कांड गायकी एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ बनकर आया और कांड गायकी का एक पूरा दौर चला। लगभग 90 का पूरा दौर कांड गायकी को समर्पित है। उसके बाद तो लगातार लोग बिरहा बना रहे हैं और गा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा संकट इस बात को लेकर है कि वे जो बिरहा गा रहे हैं उसमें उनका विजन
सत्ता की तरफ है या जनता की तरफ है, इसकी समीक्षा की जाने की ज़रूरत है। युवाओं के कंधे पर अब कई जिम्मेदारियां हैं कि उस बिरहा की विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ाएं, और चुनौतियां भी हैं कि जो नाचने कूदने और गाली देने और चुटकुले सुनाने की प्रविधियां हैं उससे भी निकालें उसको। तो इस दोहरे दायित्व के साथ अपने को स्थापित करना, अपने को कम से कम जो समय मिल रहा है उसमें अपने आप को प्रूव कर देना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे अनेक स्वनामधन्य युवाओं से परिचित होने का मुझे मौका मिला। उनमें एक हैं राजेश यादव। राजेश यादव चुनार के युवा गायक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समाज की चिंताओं से वाबस्तगी रखते हैं, तमाम सारे मुद्दों पर सोचते हैं, विचारते हैं और गाते हैं। राजेश हमारे साथ में हैं, तो राजेश से आज हमने सोचा कि चुनार के किले में उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि वे चुनार ही में रहते हैं और चुनार का किला यहाँ का सबसे बड़ा आइकन है, सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। और चुनार का किला ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और आज भी वो बना हुआ है इस पहाड़ पर। हजारों लोग रोज़ उसको देखने आते हैं। पीछे गंगा नदी है जो बनारस की तरफ निकल रही है और उधर मिर्ज़ापुर से आ रही है। मिर्ज़ापुर ज़िले का यह पूर्वी उत्तरी छोर कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। यही ये विंध्य की पहाड़ी का पहला एक शुरुआत यहाँ से होती है, उसके बाद दक्षिण जितने जाते जाइए तो विंध्य की पहाड़ियाँ सघनता के साथ जो है मिलती हैं। तो राजेश जी से हम रूबरू हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आप और आपके चैनल के समस्त सम्मानित जो भी दर्शकगण श्रोतागण हैं, सभी को यथोचित मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद, जो हम जैसे कलाकारों से बातचीत करने के लिए आप इस पावन पवित्र चुनार नगरी में आपका आगमन हुआ है। बहुत स्वागत है अपने चुनार में आपका। राजेश, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? सर, मैंने चुनार का जिक्र पहले ही कर दिया जी, लेकिन चुनार में बहुत सारे मोहल्ले हैं जी। तो आपका किस इलाके में जन्म हुआ? सर, चुनार से बिल्कुल सटा और हमारा जो मौजा है फुलवाड़ी जी। और कहीं न कहीं वो फुलवाड़ी, इस हम लोग किला में बातचीत कर रहे हैं तो सोनवा जो यहाँ की राजकुमारी थी वो वहाँ पूजा करने जाती थी एक सुरंग के द्वारा। वहाँ हमारे घर के बिल्कुल पास में ही एक मंदिर है और वहाँ फूलों की खेती हुआ करती थी। तो वहाँ वो फूल, इस किले में फूल आया करते थे वहीं से। तो वही मैं फुलवाड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरा जन्म 1975 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। हमारे छोटे किसान हमारे पिताजी और मजदूरी भी करते थे और छोटी मोटी अपनी कुछ खेतियां हैं। वही से हमारा। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? जी, मैं बचपन में ही मैं अपने ननिहाल चला गया। हमारे अच्छा। नाना जी और रामनगर से बिल्कुल सटा ग्राम सभा हमीदपुर, रामनगर के राजा के जो गिलास फैक्ट्री थी बहुत पहले, ठीक उन्हीं उसी गिलास फैक्ट्री के सामने हमारे नाना जी का घर है। और मैं वहीं बचपन में चला गया और वहीं से कक्षा 8 तक की शिक्षा वहाँ लिया। आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, नाना के घर आप चले गए, नाना का भी एक परिवार था, आपके दादा का भी एक परिवार था। जी। तो कैसे लोग थे आपके नाना के यहाँ और कैसे आपके दादा के यहाँ थे? कहाँ अच्छा आपको ज़्यादा लगता था? सर, दोनों जगह बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मेरा बचपन बीता। और नाना जी के यहाँ चूँकि हम बचपन बीता और वहाँ से, और इस बिरहा का शुरुआत भी मैं वहीं से किया। हमारे नाना जी पत्तू गुरु जी के शिष्य थे और अपने ज़माने के अच्छे गायकों में उनकी गिनती हुआ करती थी। क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था। क्या नाम था? सीताराम खलीफा के नाम से लोग उनको जानते थे पटनवा के क्षेत्र में, रामनगर। और उन्हीं के सानिध्य में मैं रहा और बचपन से ही पौराणिक कहानियाँ, बिरहा, ये सब उनके मुंह से सुनता रहा। तो मेरे अंदर भी थोड़ी भावना ललक पैदा हुई, भावना जगी और विद्यालय में गीत गाना शुरू किया।
जी तो और यहाँ आपके पिताजी के गांव माने फुलवारी, जी जी तो वहाँ के लोग कैसे थे? बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरा गांव है। फुलवाड़ी ग्राम सभा पिरल्लीपुर चुनार नगर से बिल्कुल सटा है। बस 5 मिनट लगता है कस्बे में आने में, 5 मिनट लगता है गांव में जाने में। तो मेरा गांव भी बहुत अच्छा है, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तो आपकी पढ़ाई कहाँ शुरू हुई, वहीं की इधर? फिर कक्षा 8 तक तो सर मैं वहाँ पढ़ा रामनगर में, पटनवा में। उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गया। फिर बाकी का शिक्षा दीक्षा यहीं लिया अपने कस्बे में, पीडीएनडी इंटर कॉलेज है यहीं पे, और इंटर तक की पढ़ाई मैं यहीं से किया। तो मैंने पढ़ाई में आप कैसे थे? सर पढ़ाई में ना बहुत कमज़ोर था, ना बहुत अच्छा ही था। मैं अच्छा भी बहुत नहीं मान सकता, बस एक नॉर्मल था, इसी तरह चलता रहा। तो पढ़ाई में जब आप थे जी। तो क्या दिलचस्पियाँ थीं उस समय आपकी? तो सर 7 कक्षा 7 में आते-आते पूरी तरह से मैं गीत संगीत की ओर अपना रुख कर लिया था। और कक्षा 8 तक तो मैं विद्यालय में गाता रहा, लेकिन उसके बाद जब यहाँ मैं 9 में एडमिशन लिया, फिर छोटा-मोटा प्रोग्राम मैं करने लगा। तो थोड़ा-सा पढ़ाई की तरफ से हल्का-सा मेरा ध्यान हट करके गीत संगीत की ओर चला गया और मैं बिरहा गाने लगा। इंटर आते-आते मैं पूरी तरह से मंच करने लगा। अच्छा, जी। तो ये जो बिरहा आप गाने लगे तो आपके घर के लोगों को का सपोर्ट मिला कि पीटा-उटा उन्होंने आपको? नहीं, शुरुआत तो हमारे पिताजी पहलवान थे और उनका ये भी उद्देश्य रहा कि लड़के अपना, थोड़ी गरीबी है तो कुछ रोज़ी रोज़गार करें पढ़ लिख करके। लेकिन अब मेरा ध्यान तो पूरी तरह से बिरहा की तरफ चला गया। तो शुरुआत में काफ़ी डाँट सुननी पड़ती थी पिताजी का। माताजी का बड़ा सपोर्ट रहता था। लेकिन पिताजी हालाँकि दिखावटी वो डाँटा करते थे, लेकिन समाज में जब भी कहीं घूमते थे तो आपस में लोग जब चर्चा करते थे कि नहीं फलाने का लड़का जो है गा रहा है और अच्छा गा रहा है, तो उनके मन में भी इस भाव जगी। तो धीरे-धीरे थोड़ा हमको फ्री करते गए, प्रोत्साहित करते गए और छूट देते गए कि ठीक है, घर का काम-वाम रहने दो, खेती-बाड़ी छोड़ो, तुम अपना गायकी देखो। तो सपोर्ट मिला मुझे घर का भी। बहुत सारे जो गाने होते हैं हमको घर के वातावरण में ही मिल जाते हैं। जी, जी। ख़ास तौर से महिलाएँ, जी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की तो ख़ासियत ये है कि जब उनके मायके से कोई आता है, जी, तब वो राग कढ़ाकर कविता में रोती हैं। रोती हैं। वो भी एक अगर उसको बिल्कुल, इकट्ठा किया जाए, हुँ। तो उनकी एक तकलीफ़ें और उसकी मार्मिकता पूरी की पूरी उसमें व्यक्त होती है। जी। तो इस तरह के वातावरण का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ सीखा आपने उस तरह की चीज़ों से? बहुत बचपन से ही जब हम लोग अपनी माँ को, मौसी को, फूआ को मायके से अपने ससुराल, ससुराल से फिर मायके आते-जाते हम लोग जब देखते थे तो गले लग के रोती थी। तो काफ़ी मतलब एक मतलब भावनात्मक रूप से हम लोग भी, जिसे आँखों में आँसू आ जाता था, और तब से लेकर के हम लोग एक पारिवारिक जीवन जिए हैं और उस को महसूस किए हैं, देखे हैं इन सब सारी मैं परंपराओं को। भी थोड़ा रोने लगता था और जी, आँख में आँसू आ ही मुझे जाते थे। लगता था कि जैसे यहाँ तक कि अड़ोस-पड़ोस की भी कोई महिला जाती थी, जी। रोती थी ना, तो बड़ा लगता था कि अरे बाप रे! हाँ, हाँ, ये और क्या हो मैंने रहा है? तो गाँवने जाती हुई उन लड़कियों को भी रोते जी, हुए देखा, और वो आगत जीवन की जो तकलीफ़ें हैं, जी। उसको अभी से कि उनको कहाँ भेजा जा कहाँ रहा है, भेजा जाए? और वहीं उनकी ज़िंदगी बीत जाएगी। और पहले तो मान्यता थी कि लड़की डोली पर जाती है और अर्थी पर वहाँ से निकलती है, इस जी, टाइप से मैंने बंधन में इतना तेज जी, कस के बांध दिया जाता जी, था जी, उनको। महिलाओं के पास गाने भी बहुत थे, जी। महिलाएं किस्से भी बहुत कहती थीं। हुँ, हुँ, हुँ। हमारी चाची कहती थी जी, किस्से, जी, हमारी दादी नहीं कहती थी इक्को जी, किस्सा, लेकिन मेरी नानी तो बहुत रातों लंबे किस्से जी, कहती जी। थीं। तो आपके यहाँ भी कुछ महिलाएं होंगी जो किस्से कहती थीं, कुछ गाती अब थीं? सर मेरा तो बचपन भी ही ननिहाल में बीता, जहाँ एक तरफ नाना जी पौराणिक चीज़ें सुनाया करते थे, वहीं हम अपनी नानी के साथ सोते थे, नानी के पास रहते थे, नानी का बहुत प्यार हमको मिला। तो नानी के साथ रहने से, नानी के साथ खाना-पीना, सोते रहने से, जब तक मैं सो नहीं जाता था, तब तक नानी की कहानियाँ मुझे हाँ, सुनने को मिली। और ये कहानी हम लोग, जैसे हम लोग किताबों में ये कहावतें, मुहावरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि नानी के द्वारा कहानी, तो वो मेरे जीवन में ये
अद्भुत सुखद संयोग रहा है कि मैं अपनी नानी से बहुत कहानियाँ सुना हूँ। एक आध याद है आपको? वो बहुत तो बचपन की चीज़ें हैं, जैसे वो मुसवा लदनिया लहले जाए, ऐसे ऐसे करके तमाम बहुत सारी कहानियाँ नानी सुनाया करती थी। और सौभाग्य मेरा ये है कि अभी भी हमारी नानी लगभग 100 साल की उम्र में अभी भी जिंदा है। क्या बात है, बहुत नाना अच्छा, जी तो अब इस सौभाग्यशाली दुनिया में हैं आप। नहीं है। हमारी नानी बहुत सारे किस्से कहती थी, उनमें कहती जी। थी, बन गईली बन काठी लियली ऊ कठिया हम तोहके देहली एक उखियों में गईली। हाँ हाँ, कहानी। और इस तरीके से वो कहती अच्छा, जाती थी। कहानी के बीच बीच में गाती भी रहती अरे थी वो लोग, और वो अद्भुत गा अद्भुत। करके कहानियाँ सुनाती थी, तो वो सब और आवाज में कोई बहुत बनावट नहीं होती नहीं नहीं, थी, एकदम एकदम सहज बिल्कुल तरीके से कहती थी। नेचुरल चीज़ था। कुछ गीत याद है आपको? सर उस टाइम का तो कुछ याद नहीं है कोई मुझे। जतसार और कोई कजरी और कोई इस तरह की चीज जो महिलाएं गाती हों? जी जी। मैंने कई दौर की कजरियाँ सुनी। एक दौर ऐसा आया कि महिलाएं कहती थी, हमके सावन में सजनवा एक साहिबवा चाहिए ना, जी हैं? जी। तो इस तरह के भी गाने थे। और एक समय के गाने ऐसे थे कि कुटनी पिसनी करने में इतनी बिजी हूँ, इतनी व्यस्त हो गई हूँ, इतना मैं लगभग उसी में लगी रहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है कि कब सावन आया और चला गया। जी जी। इस तरह की त्रासदियाँ भी होती थीं। कई बार ये होता था, अब जैसे एक गाना तो मैंने सुना था महिलाओं के मुँह से, जी। सुनीला की ससुरे में झुरझुर मोती झरे, अरे झुरझुर मोती झरे, मोरे लेखे सपना सतुआ हो रहा भैला हो बाबूजी, हो बाबूजी। है। और वो ऊंची बखरिया का नीची दुअरिया, दुवरिया। इस टाइप से कि जी जी। ये जो पूरी बनावट है बाहर से कि बहुत महल है, लेकिन उसमें समाई नहीं है, उसमें उससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत सकरा है। जी माने उसी में जाएंगे मर जाएंगे खप जाएंगे, इस तरह जी। की त्रासदियाँ थी महिलाओं जी की। जी। और मुझे लगता है कि जो गायक महान होगा जी वो अपने दौर की महिलाओं को बिना सुने उनसे सीखे जी। जी। तो आगे बढ़ नहीं सकता है, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल। लोक विधा जो है मुझे जी, लगता है पूरा वहीं ये से। दरअसल महिलाओं की जिंदगी जी का और श्रमजीवियों की जिंदगी का आईना है। जी और उसमें श्रम के गीत हैं, उसमें हर तरह की चीज़ें हैं। जी। तो बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप मंच पर 12वीं तक आते आते जी मंच पर जाने लगे जी। तो क्या गाना शुरू किया आपने? तो शुरुआत बस बिरहा से शुरू की हम लोग। अच्छा, और किस अखाड़े से गाते रहे आप? हमारा अखाड़ा पत्तू घराना है। पत्तू घराना। जी। तो पत्तू घराने में आपके कवि और उस्ताद कौन थे? मेरे कवि तो चकियाँ ग्राम सभा दिरेहू है, दिरेहू के रहने वाले थे भरत लाल यादव जी, और अभी स्वर्गीय हो गए हैं कुछ दिन पहले। उन्हीं से मैं बिरहा लिया करता था। और उस्ताद हमारे एक तरह से हमारे नाना जी भी थे, तो सिखाए पढ़ाए। उसके बाद फिर जनता का प्यार मिलता गया, गुरु लोगों का आशीर्वाद मिलता गया, बिरहा बस मंचों पर तो गाते गए। यह यात्रा कितनी दूर चली, कैसे चलती रही? सर तब से अब तक लगातार संघर्षों में हैं हम लोग, बिरहा गा रहे हैं। और लगभग कई राज्यों में हमें गाने का अवसर भी मिला। और उत्तराखंड से लेकर के उड़ीसा तक मैं गया, अभी राउरकेला उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ भी मैं कार्यक्रम किया हूँ, ईएमपी में कार्यक्रम किया, और यूपी का अपना लगभग सभी जिलों में हम लोग बड़े मंचों पे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। यही यात्रा चल रहा है बस ऐसे ही बिरहा का। और हालांकि अभी कुछ पहले की अपेक्षा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिरहा में बहुत कुछ परिवर्तन भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपने मूल रूप को नहीं छोड़ा। मूल बिरहा का जहाँ से शुरुआत है उस बिरहा को ही लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और अभी कितना बड़ा बिरहा आप गाते हैं, कितनी देर तक गाते हैं? नहीं सर, पहले तो हम लोग जब शुरुआत किए तो जब दंगल बिरहा हुआ करता था तब एक कलाकार 2 बिरहा इधर से गाता था, फिर 2 बिरहा उधर से होता था। और अब तो बदलाव की बात आ गई, तो बदलाव तो इतना आ गया कि अब तो एक बिरहा भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है पूरी तरह से। माने जनता में अब उस तरह का लगाव नहीं रहा बिरही को लेकर, या गायकों में जनता उस तरह में की लगाव प्रतिभा तो नहीं? है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम कलाकारों ने भी कुछ बिरहा का रूप बदल दिया। अब जैसे पहले इतना साज नहीं बजा करते थे, और जो आजकल डीजे या जो रेगुलर जो धुन तर्ज बज रहे हैं उसको भी बिरहा के लोग गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो थोड़ा सा हल्का फुल्का चटनी के रूप में हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साज भी बहुत ज़्यादा बच जाता है तो एक बिरहा का टाइम तो इसी में चला जाता है, इसलिए मने पब्लिक को लगता है कि समय लंबा हो रहा है। जैसे
दाल में नमक तो ठीक है, जी लेकिन नमक में दाल गड़बड़ हो जाएगी ना। जी जी तो बिल्कुल, अभी नमक में दाल डालने की कोशिश की जा रही है। वही इसीलिए तो जो है। ये मुझे बताइए कि ये जो तमाम सारे लोग हैं, फिर जी भी जैसे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का समूह है हाँ हाँ। जो लगातार कार्यक्रम करता है, पैसे कमा रहा है। उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए और मुझे लगता है कि संगठित रूप से अगर किसी ने 2-4-5 साल गा लिया जी तो उसके पास ठीक-ठाक पोजीशन होती है, संसाधन होते हैं, हाँ गाड़ी-घोड़ा हाँ हो हाँ, जाता है, सब वो ही कुछ हो है जाता सर। है और वो घूमता-फिरता रहता है। जी लेकिन गायन क्यों पीछे होता गया? उसके पीछे क्या वजह है? क्या माने गायकों ने स्टैंडर्ड छोड़ दिया? सर, जहाँ तक हमारी अपनी सोच और हमारी अपनी विचार है, राय है हुँ। कि कलाकार जो एक तरह से मुझे लगता है कि समय का ख़्याल नहीं करते हैं। हुँ। अच्छा, बीच में कुछ ऐसा जो जिन कलाकारों का थोड़ा-सा वर्चस्व हो जाता है, पब्लिक जिन्हें पसंद करने लगती है, वो प्रोग्राम में लेट में पहुँचते हैं। तो थोड़ा उसका भी असर पब्लिक में, अरे यार! इतना देर तक हम लोग काहे जो थी। हुँ। कभी-कभी 11 बज जाता है, 12 बज जाता है और जल्दी से बंद करके जाना भी लोग चाहते हैं। तो थोड़ा-सा बदलाव पब्लिक के बीच में भी आया कि अरे यार! बिरहा वाले तो बड़ा लेट करते हैं या बहुत लंबा गाते हैं। तो हालाँकि अब धीरे-धीरे कुछ सुधार हो रहा है, अब तो हम सभी कलाकार अब छोटा कर दिए। जी। अब तो सभी कलाकार अब एक-एक बिरहा के बाद पारी बदल जाता है। एक बिरहा हम गाएँ, बिरहा सामने वाला। एक बार मुझे बताइए कि ये जो बिरहे में या किसी भी विधा में जी। जब तक उसकी आलोचना नहीं होगी, हाँ, हाँ। तब तक उसमें गंदगी लगी रहेगी। सुधार नहीं। आलोचना ही साबुन है। जी, कबीरदास ने भी कहा जी, कि जी। निंदक नियरे राखी आंगन आंगन कुटीर कुटीर छुड़ाए। छुड़ाए। तो जब वो कह रहे हैं कि निंदक की इतनी बड़ी ताकत है जी, कि आंगने में रखो भैया, यहीं बताएगा कि तुम ऐसे गलत गा रहे हो। तुम ये गलत कर रहे हो। अभी लगातार यही अगड़म-बगड़म चीज़ें चल रही हैं। हुँ। लेकिन क्या गायक एक दूसरे की आलोचना मुँह पर करने के साहस में हैं? नहीं, रखते हैं आजकल साहस? तो निंदा करने के जगह पे जो है, चापलूसी में लोग लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये उसके पीछे का कारण मुझे लगता है कि कलाकारों को लगता है या कि मैं चापलूसी करके प्रोग्राम करूँगा तो 2 पैसे कमा लूँगा अच्छा। और बिरहा पीछे होता जा रहा है और अपने को आगे और पैसे को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है। जिस की वजह से हमारी पहचान है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा उससे उसको पीछे लोग कर रहे हैं। तो हम कलाकारों को वैसा नहीं करना चाहिए। पैसा आप अगर आलोचना करते हैं, मान लीजिए जी। आप आलोचना करेंगे बिना किसी उसके, मैं साहस की बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। कि अगर आपको आलोचना करनी हो तो किसकी आलोचना करना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं इस तरह की आलोचना तो मैं नहीं कर सकता किसी गायक के लिए और किसी गायक को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बिरहा की जो मूल पहचान है, जो बिरहा की मूल थाती है, उसे सभी कलाकार को लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि उस बिरहा के वजह से ही हमको समाज में लोग जाने और हम स्थापित हुए या कोई भी कलाकार स्थापित है, हम मतलब सभी बिरहा के कलाकार जो भी स्थापित हैं, वो बिरहा से ही स्थापित हैं। तो बिरहा हमारी एक तरह से जननी है, हमारी माँ हो। एक माँ मुझे जन्म दी, एक माँ वो भी है जिसने मुझे पहचान दी। तो उस माँ की अस्तित्व को बचाने की भी ज़िम्मेदारी हम सभी कलाकारों की है। बिरहा ही नहीं रहेगा तो हम कलाकार लेकिन कहाँ रह पाएँगे? मैं आलोचना करता हूँ। जी, मैं हर उस बिरही का आलोचक हूँ जो गुलामी की प्रथा को किसी न किसी रूप में वो आस-पास उसकी चादर बुनता है। और मुझे लगता है कि गायकों को इस बात का ध्यान अगर उनको नहीं रहेगा, वो सामाजिकता की तरफ नहीं जाएँगे और वो यही ऊट-पटांग गाएँगे, क्योंकि वो खुद ही मानसिक रूप से गुलाम हैं। जी, ब्राह्मणों ने दिमाग पर कब्जा कर लिया, हाथ छोड़ दिया आपका। ये जो गुलामी की चीज़ है ना, लोग राजनीतिक रूप से चले जा रहे हैं, पार्टियों में उनका गाना गा रहे हैं। अब उनकी क्या नीति है, क्या सांस्कृतिक उनकी समझ है, जी, इस पर बहस होनी चाहिए ना। जी, बिल्कुल। आप जा रहे हैं, आप क्या कलाकार हैं भाई? दुनिया कलाकारों से खाली है क्या? नहीं, नहीं, एक से एक कलाकार एक से एक हैं। लोग। तो वहाँ पर मैं ये आपसे जानना चाहता था जी, कि जैसे मैं एक आलोचना करता हूँ, जी, मुझे मेरी अपनी समझ है, मैं हाँ, सुनता हूँ, मैं बिल्कुल। दुनिया भर की चीज़ें सुना हुआ है मैंने। हुँ, और यही केवल भोजपुरी का नहीं, अवधी से लेके जी। माने बुंदेली और छत्तीसगढ़ी और मराठी और गुजराती हाँ, जो भी सबका, और बाउल और क्या-क्या नहीं सुनता हूँ। जी, 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 हर जगह मुझे लगता है कि वहाँ एक से एक लोग हुए हैं, जी, लेकिन बिरहे को एकदम विकृत करके लोग रख रहे हैं। जी। ये क्यों रख रहे हैं?
इस पे आपकी क्या माने वो है, आपकी क्या समीक्षा आपकी क्या है? तो सर, जहाँ तक मैं अपनी सोच हमारी ये है कि जो शुरुआत से ही बिरहा की जैसे हम लोग शुरुआत की तब से ही हम लोग उसी धारा में बहते चले गए हुँ, और उस धारा के विपरीत हम लोग बहे नहीं। हुँ, धारा के साथ बहते चले गए और जो सिखाया पढ़ाया गया वही हम लोग मंच पर गाते चले आए। और बीच में कुछ ऐसा हिम्मत, जैसे बिरहा जगत में तो कई कलाकारों ने किया, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम स्वर्गीय नसरुल यादव जी का है। हुँ, तो वो रूढ़िवादी और पाखंडवाद के बिल्कुल खिलाफ उन्होंने बगावत ही कर दिया अपने बिरहा के माध्यम से। और कभी कभी कुछ कलाकार चाहते भी हैं, लेकिन उनके दिमाग में आ जाता है कि अरे यार, जब हम लोग दुर्गा पूजा का विरोध कर देंगे, हुँ। कृष्ण पूजा का विरोध कर देंगे, राम के पूजा का विरोध कर देंगे, तो फिर हम गाएंगे कहाँ? अच्छा, यही लोग तो हमको गवाते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए जी। अब दुर्गा कि पूजा पे 10 दिन लगातार कलाकार अच्छा, कार्यक्रम करता अच्छा है। सुनिए, सुनिए। जी। जैसे दुर्गा पूजा जी 10 दिन 9 दिन जो होता है, जी। फिर उसको जैसे ले आए, हाँ हाँ। एक ड्रामेबाजी शुरू हुई जी 9 दिनों तक अलग-अलग। फिर उसके बाद अरे उसको ले आए आप, सम्मान के साथ ले आए, जी। उसको अपने घर में जगह दीजिए। हाँ हाँ। आप सार्वजनिक कर दिए, एक तो ये है, हम्म, ड्रामेबाजी हो रही है सार्वजनिक तौर पर, ठीक जी। है, हो रही हैं। लेकिन आप उसको विसर्जित माने क्या होता है? विसर्जित का माने मतलब उनका आपने क्रियाक्रम क्रियाक्रम कर दिया हो गया। जी। और फिर आप अगले साल ले आएँगे। हम्म, ये जो विसर्जित माने विस्मृति से भी उसका अर्थ है अर्थ। कि आपने भुला दिया भुला उनको। दिए इनको। माने एक महिला, जिसको आप कह रहे हैं दुर्गा माई, जी जी। वो एक पुरुष का वध करती है, जी ठीक है? आप उस पुरुष का वध हर साल देखते हैं, अपने दिमाग को आप वही फिर ले जा खड़े कर लेते हैं जी। और फिर जो है गाना गाते हैं उसके बहाने, जी ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी कोई आराध्य देवी है, जी। अगर मैं उसे आदर देता हूँ, तो मैं उसे विसर्जित क्यों करूँगा भाई? ये जो बिरहे के लोगों का जो ये पाखंड है, जी। उसने उन लोगों को कहाँ ले जाके छोड़ दिया? लगातार अब इसी धारा में हम सभी कलाकार बह रहे हैं और हो सकता है कि जो बिरहा का हास हो रहा है उसमें कारण मैं इसे मान भी सकता हूँ। हम्म, हालांकि बीच में काफ़ी बदलाव आया, बीच में तो पौराणिक बिरहा सुनना लोग बंद भी कर दिए थे। हम्म, एक तरफ वीर रस, कांड, हास्य रस, इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से चला। हम लोग का जब बिरहा का शुरुआत हुआ तो कांड और वीर रस काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग पसंद करते थे। तो थोड़ा पौराणिक बिरहा का बीच में क्या अभी भी उतना मतलब लोग अब पसंद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही कलाकार कहता है कि रामायण से एक ठे बिरहा हम सुनावे चली थी आप लोगों के, महाभारत से बिरहा सुनावे चली थी, तो कुछ लोग दर्शकों को, हम लोग भी देखते हैं, ऑडियंस में ऐसा उथल पुथल हो जाता है कि अरे वही राम लक्ष्मण वही। अच्छा, जैसे मैं ऐसे बहुत सारे गायक हुए हैं और जी। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक बालचरण यादव हैं चंदौली के जी। युवा गायक। जी जी। मैं देखता हूँ बालचरण के जो किस्से हैं, लोक से उठाता है वो आदमी, उसका जी। कवि, जी जी। और वो गाता भी है। जी। उसमें कोई गड़रिया होगा और हाँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड का जी। खेल है उसमें। हाँ हाँ हाँ। माने हमारे सामने देखिए, दुनिया में एक से एक बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं, जी। वीरों से धरती खाली नहीं, और नहीं। दुनिया जो जो आगर है। आगर। यहाँ कोई ऐसा गायक नहीं है जो अपने आप को कहे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, नहीं नहीं, ठीक ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल। जो उसके चापलूस हैं उसको भले बताते हो, वही लेकिन मैंने वो कहा कि कुछ मामला चापलूसों नहीं की है। संख्या बढ़ रही मैं है। ये कह रहा हूँ हम्म। कि जैसे वो जो बालचरण की जो बालचरण। अपनी परंपरा है, जी। कि बालचरण के कई विरह में देखता हूँ, हम्म। बिल्कुल एकदम अननोन व्यक्ति, जी। जिसको कुछ नहीं आता, माने जो सहज है बिल्कुल, उसे आप कहेंगे कि पूरब किधर है उसको नहीं पता, लेकिन फिर वो उसको पूरब का पता होगा। जी। और दूसरी चीज, एकदम सहज तरीके से उसमें एक जैसे किस कारण से कौन सी घटना हुई, उस घटना का क्या प्रभाव पड़ा और किस तरीके से जीवन चला, इस तरह की चीजें। जी। लोगों में इस तरह का विकास क्यों नहीं हुआ? और लोगों में मैंने क्या गाते रहे वो? हमको लगता है कि आजकल युवा गायकों को अपने दौर की आलोचना करने की ताकत होनी चाहिए। हाँ। एक ठो गायक मिला, जी। लौंडा सा, हाँ। तो मैं देखा वो जय श्री राम और जय माता दी बोलने लगा मंचवे से। हम्म। अरे मैंने कहा ये क्या बोल रहा है भाई, बिरहा गा नहीं रहा है, और गाया नहीं, एक को लाइन उसकी समझ में नहीं आई। जी। 1.5 घंटा वो रहा मंच पर और यही सब करता रहा। जी। तो ये जो चीजें हैं, इसकी
एक गायक के रूप में आपके सामने तो चुनौती है ना। जी, बिल्कुल, अगर लोग ऐसे बोले, ऐसा आदमी आपके सामने खड़ा हो जाएगा जी। तो आप क्या कर लेंगे? नहीं, हम लोग तो विरोध कर देते हैं कि भाई, और ना हम तो इसके विरोध में भी रहते हैं। ठीक है, जनता हमारी बैठी है, उनका अभिवादन हो गया, उनको प्रणाम कर लिए। और हम लोग तो हालाँकि शुरू से ही हमारी तो सोच ये रही भी कि समाज में जो विकृतियाँ हैं, जो रूढ़िवादिता है, जो पाखंडवाद के खिलाफ तो शुरू से मैं भी रहा हूँ। और कोशिश हमारी रहती है कि समाज में जो भी बुराइयाँ हैं, जो पाखंडवाद है, अपने बिरहा के माध्यम से हम लोग जनता को कुछ संदेश दें। जैसे देखिए, इतिहास ने आपको एक दायित्व सौंपा। जी, इतिहास ने भगत सिंह को भी एक दायित्व सौंपा, जी, चंद्रशेखर आजाद को भी सौंपा, बिस्मिल को भी सौंपा, हाँ, हाँ। राजगुरु को भी सौंपा, बिल्कुल। सुखदेव को भी सौंपा है, जी। और खुदीराम बोस को भी सौंपा, और जो अशफाकुल्ला खान, हाँ सारे लोगों सारे को लोग जो सौंपा, भी क्रांतिकारी रहे, और उधम सिंह को भी उधम सौंपा, सिंह थे। और सुभाष चंद्र बोस, जितने भी लोग हैं जी, जी, सबको सौंपा उन्होंने। इतिहास ने सौंपा तो उन्होंने इतिहास के उस दायित्व को निभा दिया। निभाया भी। और हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, जी, मरना तो ये भी सबको मर है। जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, सबको मरना राम भी है। मर गए, कृष्ण भी मर कृष्ण गए, भी मरे मर हुए गए। आदमी भगवान नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसी को भगवान कह सकता हूँ जो मरता ना हो। जी, और सब लोग पैदा हुए मर गए, मर गए। और जो लोग पैदा हुए वो भी मरे। तो इतिहास का वो दायित्व कैसे निभेगा भाई? ये समय जो है, जी, मैंने फर्जी इनकाउंटर की एक लंबी श्रृंखला, जी, 10-12 हजार फर्जी इनकाउंटर किए गए जी, हैं। अभी एक पद आया है हाफ इनकाउंटर, पैर में गोली मार दिया, हाफ इनकाउंटर हो गया। ये जो उत्पीड़न चल रहा है, जी। उसके खिलाफ कोई बिरहा नहीं बना? क्यों नहीं बना? लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनके प्रकोष्ठ में हैं, क्या करते हैं भाई वहाँ? नहीं, हम लोग तो लगातार गाते हैं। नहीं, आपने कोई गाया है क्या हाँ, बिल्कुल। फर्जी इनकाउंटर पर? फर्जी इनकाउंटर पे तो अभी तो गीत मेरा तैयार हो गया है, मैं बस रिकॉर्डिंग कराने जा रहा हूँ। अच्छा। और बाकी जो समाज के खिलाफ जो भी सरकार कदम उठाती है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और अपने गीतों के माध्यम से तो लगातार समाजवादी पार्टी का हमने प्रचार प्रसार भी किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी हमको काफ़ी सम्मान भी दिए हैं। जी। और मुझे 2 बार बुला करके उन्होंने पुरस्कृत भी करने का काम किए माननीय जी। जी। और काफ़ी वायरल भी मेरे गीत हैं समाजवादी पार्टी में। और मैं पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ। तो हम लोग तो विरोध करते रहते हैं अपने गीतों के माध्यम बिल्कुल से। विरोध करना चाहिए। अब बेरोजगारी चरम पर है, बिल्कुल, चुनार में भी बेरोजगारी आप देख रहे होंगे। पूरी तरह से एकदम। तो चुनार की बेरोजगारी को लेकर आप क्या माने गाना में सोचते हैं कि इसको अब गाना तो चाहिए? युवा बिल्कुल पूरी तरह से बेरोजगार घूम रहा है और उनके सामने कोई रोजगार है नहीं। तो हम लोग तो अब जैसे पार्टी का एक गीत मेरा है, बहुत चर्चित है, अपने नौजवानों को आह्वान करके ही मैंने गाया है कि नौजवानों नारा अरे लगा दो जिंदाबाद का, कारवां चला है जग में समाजवाद का, कारवां चला है जग में समाजवाद का। अब चूंकि समाजवाद का कारवां चल पड़ा है, समाजवादी सोच के लोग अब एकत्रित हो रहे हैं, समाजवादी विचार के लोग अब कहीं ना कहीं एक मंच पर आ रहे हैं और पूरे देश में अब आ रहे हैं। आना ही पड़ेगा सबको, तभी छुटकारा मिलेगा इन रूढ़िवादी जो इनकी व्यवस्थाएं हैं। इससे लड़ने के लिए सबको एक होना ही पड़ेगा। मुझे एक चीज आप बताइए, आपने एक बात कही कि आप धारा के विरुद्ध नहीं जा पाए जी, लेकिन धारा के विरुद्ध तो आप जा सकते हैं ना। जी, जी, बिल्कुल, कोशिश सब होगी। तो कहीं ना जब कहीं धारा के प्रेरणा विरुद्ध- मिलता है कहीं से, जी। जी, आपसे ही प्रेरणा मिला है। अब हम लोग कुछ करेंगे नया। क्योंकि मुझे जो लगता है कि धारा के विरुद्ध, क्योंकि धारा तो कई बार क्या होता है जी, कि धारा का जो बल होता है ना, वो आदमी को तोड़ ताड़ के भुरकुस बना देता है, जी, 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 और बचने के लिए उसको कभी कभी विपरीत लड़ना पड़ेगा। जी, नहीं सर, वही मैंने और कहा ये कि बचना जो है, जी, दुनिया की सारी महान कहानियां बचने की कहानियां हैं। जी, तैर कर, लड़ कर, जीत कर बचने की कहानियां हैं। जी, जी, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। यही थी। रानी गायब हुई, राजा ने खोजा, सबको मार डाला, फिर राजा रानी मिल गए, राजपाट करने लगे, कहानी खत्म कहानी समाप्त हो गई ना। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो धारा चल रही है, जी, धारा बिल्कुल ऐसी चल रही है कि बस भाई सब कुछ उसमें से ले लो जो लेना हो, बाकी चलने दो। ऐसा नहीं होगा, कोई नॉर्म होता वही है कहा ना। मैंने सर कि जैसे शुरू में हम लोग जब शुरुआत किए तो वो दिमाग में हम लोगों के भर दिया गया जी। कि सरस्वती वंदना करना है, फिर पौराणिक गीत से शुरुआत होगा, भजन भक्ति से शुरुआत होगा, फिर बीच में जो परंपरा रही बिरहा की, कि फिर बीच में
वीर रस होगा, उसके बाद कांड होगा, फिर बाद में फिर एक भक्ति रस, यही परंपरा चली और उसी धारा। अच्छा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि हम लोग उसी धारा में रहे। एक चीज मुझे बताइए, जी कभी आपको ऐसा लगता है कि जब हमने अपने दिमाग पर चादर ओढ़ ली दूसरी, जी तो वीर रस का बिरहा होगा, भुजाएं फड़केंगी तो कहाँ चलेंगी? कभी सोचा आपने? नहीं। कहाँ चलेंगे? माने हमारे मन में ये भाव आ गया कि नहीं, एकदम लाठी चलाना चाहिए, जी और यहाँ लाठी चलाने के लिए कोई है नहीं, कोई है नहीं। तो फिर हम कहाँ चलाएंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि चीज़ों को थोड़ा बिरहियों को देखने की ज़रूरत है। बिरहिया अगर नहीं देखेंगे तो बिरहा का विनाश है। नहीं। बिरहियों को, अभी ये कई तथाकथित गायक जो है जी। वो बिरहा बचाने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ सामाजिकता को बचाओ भाई, सामाजिकता जो को मुद्दे हैं उनको उठाओ, बिरहे में सबको ले आके समाहित करो, बिरहा उनसे संपन्न हो, बिरहा लोग गाएं और लगे कि हाँ यार हमारे दर्द को बिरहा गा रहा है। हाँ, ये बात। तो फिर वो चीजें बदलेंगी, बिरहा भी बचेगा, मनुष्य भी बचेगा। ये किसानों की तो समस्या, मजदूरों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको बिरहा के माध्यम से हम लोगों को उठाना ही पड़ेगा। जी, मुझे लगता है कि आप उठाएंगे, हमको विश्वास है कि आप उठाएंगे, और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप गाएंगे और हम सुनेंगे और मुग्ध हो जाएंगे कि भाई राजेश सर, मैं पूरी तरह से गा कोशिश रहे हैं। करूंगा। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज इस बातचीत को हम यहाँ विराम देते हैं। लेकिन हम तो बातचीत करते ही रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। नए नए लोगों से मेरी गुजारिश है जी कि वो थोड़ा धारा के विरुद्ध चलने की कोशिश करें, क्योंकि धारा के विरुद्ध चलना मतलब यह है कि हजारों चीज़ें हमारे खिलाफ हैं, फिर भी हमने उनसे लड़ने का साहस पैदा किया। और अगर वो साहस नहीं है, बह गए, तो धारा जिधर जा रही है वो भूसा बना देगी और आप कुछ नहीं हो पाएंगे। और कुछ नहीं हो पाना इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत बड़ा